हाँ जी, तो आज हम पीएनसी के पीवाईक्यूज़ डिस्कस करेंगे, अप्रैल अटेम्प्ट वाले। अब यहाँ पीएनसी जो है, काफ़ी लोगों का दर्द वाला चैप्टर है कि सर ये चैप्टर तो बहुत परेशान करता है हमें, ठीक है? तो मेरा एम यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि मैं बस क्वेश्चंस को आऊँ, क्वेश्चन को समझाऊँ, आपको सॉल्व कर दूँ। मेरा एम ये होगा कि मैं उसके पीछे का आपको थॉट प्रोसेस थोड़ा-सा आइडिया दूँ कि अच्छा इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोचा और ऐसे क्यों नहीं सोचा। जितने फास्ट वे में मैं क्वेश्चंस को कवर कर सकता हूँ, जितने अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूँगा, ठीक है? तो आप ट्राई करिएगा कि प्लीज़ उसको अच्छे से करिए, ठीक है? क्योंकि पीएनसी एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी लोगों को तंग करता है और दूसरी बात पीएनसी के बिना आप प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ सकते और अगर आप जेईई मेन्स या एडवांस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेज़ में आपके लिए पीएनसी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है क्योंकि एडवांस में प्रोबेबिलिटी का वेटेज बहुत अच्छा होता है। तो पीएनसी आपको आना चाहिए, ठीक है? और कई बार क्या होगा, ये इस बात को तो आप बहुत अच्छे से गाँठ बाँध लीजिए कि मेंस के लिए स्पेसिफिकली फॉर द मेंस जेईई मेंस क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि कोई भी चैप्टर को आप बिल्कुल ना छोड़ें एटलीस्ट सरफेस लेवल पे हर एक कंसेप्ट का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए क्योंकि कई बार मेंस में क्या होता है कि किसी चैप्टर से बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी, तो आप जैसे मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा लगा के चलिए कि बिल्कुल ऐसा एग्जाम डे के दिन हो सकता है कि आपने लेट से कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, वेक्टर थ्री उठा लेते हैं। वेक्टर थ्री का क्वेश्चन जनरली आसान आता है, हाई वेटेज टॉपिक है। बट डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपको वेक्टर थ्री बहुत ही अच्छे से आता हो, बट उसका क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना हो और उसके अपोजिट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पीएनसी का बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है जी? और अगर आपको उसका बेसिक भी आता हो तो वो क्वेश्चन आप कर ले जाएँ। क्योंकि अगर ईज़ी क्वेश्चन है और अगर वो नहीं हुआ तो वो बहुत ज़्यादा चुभेगा, बहुत दुःख देगा, ठीक है? तो प्लीज़ हर चैप्टर को सरफेस लेवल पे तो कर ही लो और कोशिश करेंगे कि आपके फंडामेंटल्स थोड़े से इसमें क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ कि अच्छा हमने ऐसा क्यों सोचा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 ब्लू, 6 येलो और 4 रेड बॉल्स है, ठीक है जी। फिर हमें क्या निकालना है? हमें टोटल 8 बॉल्स निकालनी है, तो कितने तरीके से 8 बॉल्स निकाल सकते हैं? कंडीशन क्या है? कंटेनिंग एट लीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर। अब यहाँ इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात एट लीस्ट मतलब कम से कम 2 बॉल होनी चाहिए। हर कलर की कम से कम 2 बॉल होनी चाहिए। क्या आप इस लाइन का मतलब समझ पाए? एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर मतलब हर एक कलर की बॉल आएगी और हर एक कलर की बॉल कितनी आएंगी? कम से कम 2 आएंगी। क्या 2 से ज़्यादा आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। बट 2 तो आ ही होंगे। तो अगर टोटल तुम्हें 8 बॉल्स निकालनी थी, टोटल कितनी निकालनी है? 8 बॉल्स और 2 हर एक कलर की आई होगी। टोटल कितने कलर हैं? 6 3 कलर हैं। तो अगर टोटल 3 कलर हैं और हर एक कलर की 2-2 बॉल आएगी, तो 6 बॉल्स तो फिक्स है ना कि 2 ब्लू की आएगी, 2 येलो की आएगी और 2 रेड की आएगी। अब बाकी एक्स्ट्रा कितनी बॉल बची? टोटल 8 निकालनी थी जिनमें से 6 तो फिक्स है। तो एक्स्ट्रा तो 2 ही बॉल बची। तो हमारा जो सोचने का काम है, वो किस पे बेस्ड है? केवल 2 बॉल्स के लिए हमें डिसाइड करना है क्योंकि 6 बॉल्स तो फिक्स्ड है ना यार, कि ये तो 2 आएँगी, ये 2 आएँगी, ये 2 आएँगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो जो क्वेश्चन ने कंडीशन दी है वो क्या हो जाएगी? वायलेट हो जाएगी। तो हमें 8 बॉल्स के बारे में नहीं सोचना है। कितनी बॉल्स के बारे में सोचना है? 2 बॉल्स के बारे में सोचना है। समझ गए होंगे? कितनी बॉल्स के बारे में सोचना है? 2 बॉल्स के बारे में। अब जो 2 बॉल आईं, क्या वो कोई से भी कलर की हो सकती हैं? बिल्कुल। हो सकता है वो दोनों बॉल ब्लू कलर की ही हो जाएँ या फिर ठीक है? तो पीएनसी में जहाँ भी या आएगा, आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे और जहाँ भी एंड आएगा, वहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और मतलब। तो या तो दोनों बॉल्स ब्लू कलर की हो जाएँ कि ठीक है जी, तो 2 तो ऑलरेडी थी, 2 और हो गई। या फिर क्या हो सकता है कि दोनों येलो कलर की हो जाए, जो एक्स्ट्रा बॉल आई या फिर दोनों रेड कलर की हो जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा जो 2 बॉल्स आई, वो एक ही कलर की हो जाएँ, ये वाला केस हो गया। तो हो सकता है कि इसकी 4 आ जाएँ, इसकी 4 आ जाएँ या इसकी 4 आ जाएँ। समझ गए होंगे कि 2-2 तो सभी की आ ही रही हैं। 2 एक्स्ट्रा या तो इस कलर की आ जाएँ या इस कलर की आ जाएँ या इस कलर की आ जाएगी। 2 ब्लू एक्स्ट्रा आ जाए, 2 येलो एक्स्ट्रा आ जाए, 2 रेड एक्स्ट्रा आ जाए। तो 3 केसेस तो ये बन गए। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर ज़रूरी थोड़ी है दोनों बॉल्स ब्लू ही आए। ऐसा भी तो हो सकता है एक ब्लू आ जाए, एक येलो आ जाए, कि ठीक है सर आपके पास 3 कलर हैं ब्लू, येलो, रेड। हो सकता है ना एक ब्लू आ गई, एक येलो आ गई या फिर क्या हो सकता है कि एक येलो, एक रेड आ जाए या फिर ब्लू, रेड आ जाए। तो ये 3 केसेस यहाँ भी बनेंगे, ठीक है जी। कौन से 3 केसेस बनेंगे कि या तो 3 ब्लू, 3 येलो आ जाए या फिर येलो, रेड आ जाए या फिर आपका ब्लू, रेड आ जाए। ठीक है जी। तो अगर आपने ये सोच लिया, इसके बाद तो कुछ नहीं करना। अब तो बॉल सेलेक्ट करनी है, केसेस बना ही लिए हैं। अब जहाँ-जहाँ हमने या लगाया है, जहाँ भी या लगता है पीएनसी में वहाँ क्या होता है एडिशन।
समझ गए होंगे। तो यहाँ हर केस के बाद क्या होगा, एडिशन, कि देखो 5C4, 5 में से 4 सेलेक्ट कर ली, 6 में से 2 सेलेक्ट कर ली और फिर 4 में से 2 सेलेक्ट कर ली। फिर जहाँ भी आएगा, इस बात को गांठ बांध लो, पीएनसी में जहाँ भी फिर आएगा तो मल्टीप्लाई करोगे और ये आएगा तो क्या करोगे, एडिशन करोगे। तो या तो ये हुआ होगा या फिर ये होगा। तो जहां भी या आए, या का मतलब कि दोनों केस साइमल्टेनियसली नहीं होंगे, या तो एक होगा या फिर ये होगा। तो जहां भी या आएगा आप क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो यहां से 2 ब्लू सेलेक्ट कर ली और 6 में से 4 येलो सेलेक्ट कर ली। सिमिलरली 4 में से 2 सेलेक्ट कर ली। सिमिलरली ये वाले केस के लिए हमने लिख दिया। ऐसे ही इन वाले केसेस के लिए हमने लिख दिया। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो इन सभी का क्या होगा, समेशन। तो इनमें से हमारा कोई भी केस मिस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी थी कि हम केवल 2 एक्स्ट्रा बॉल के बारे में सोच रहे हैं। अब वो 2 एक्स्ट्रा बॉल हो सकता है सेम कलर की हो या फिर हो सकता है डिफरेंट कलर की हो। तो सारे केसेस को हमने बहुत ही अच्छे से क्या कर लिया, लिस्ट कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यार कैलकुलेशन वाला पार्ट, अब तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ये सब कैलकुलेट करूंगा, है ना। गर्व से मजदूरी करो, बिल्कुल आंसर तक क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है जी, वरना आपकी कैलकुलेशन में गंदा फंसोगे। मेंस काफी लेंथी कैलकुलेशन वाले सवाल पूछता है, तो प्लीज आंसर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है जी, और इन केसेस को भी नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो, अब ये नंबर बनाने वाला पैटर्न है। इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे सोचते हैं कि नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर, हमें क्या बनाना है, एक 7 डिजिट का नंबर बनाना है। दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 5 7। हमें केवल ये 5 डिजिट यूज करके एक 7 डिजिट का नंबर बनाना है। कंडीशन क्या है कि हर एक डिजिट जो है वो कम से कम एक बार यूज होनी चाहिए। हर एक डिजिट कम से कम एक बार यूज होनी चाहिए। क्या एक से ज्यादा बार यूज हो सकता है? हाँ जी। क्या ऐसी कोई डिजिट हो सकती है जिसको हम यूज ही ना करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कि हर एक डिजिट को एक बार तो यूज करना ही है। अब यहाँ अच्छी बात क्या है कि जब भी आप 7 डिजिट नंबर आए या कितने भी डिजिट का नंबर आए, तो आपको अगर कहानी में जीरो इंक्लूड है तो उसको हटा के सोचना होता है। क्योंकि अगर जीरो फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। बट उसने हमारा ये काम तो सिंप्लीफाई ऑलरेडी कर दिया, उसने जीरो दिया ही नहीं। तो अगर कहानी में जीरो नहीं है तो कुछ भी अलग से हैंडल करने की जरूरत ही नहीं है कि फर्स्ट प्लेस पे कुछ भी आ सकता है। अब देखिए कि 7 डिजिट नंबर बनाना था तो 7 प्लेसेस थे। अब ये 5 तो आए ही होंगे, इनके पास तो ऑप्शन नहीं है ना। ऑल्दो इनका अरेंजमेंट हुआ होगा बट पांचों आए होंगे। अब मेरे को ये बताओ कि 2 एक्स्ट्रा प्लेस बचे। अब यहाँ क्या-क्या केसेस पॉसिबल है? तो अगर आप थोड़ा-सा फिजिकली सोचें तो आपको समझ आएगा कि यार मतलब देखो कि 2 प्लेसेस हैं। अब यहाँ क्या हो सकता है कि इनमें से कोई एक डिजिट रिपीट हो जाए, लेट्स से 1 ही रिपीट हो गया, या फिर 2 रिपीट हो जाए, या 3 रिपीट हो जाए, मतलब सेम डिजिट रिपीट हो जाए। अगर सेम डिजिट रिपीट हो रहा है मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिंगल डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। लेट्स से मैंने मान लिया 1 रिपीट हो जाए। अब आप ये समझिए कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 1 रिपीट हुआ या 2 रिपीट हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि एक डिजिट जो है, जैसे कि 1, मैंने बोल दिया 1, अब कोई बोलता है 2 रिपीट कर लो, तो 2 रिपीट कर लो। समझ रहे हो? कि मतलब कोई एक ही डिजिट रिपीट हो जाए, ओनली 1 डिजिट रिपीट्स। तो अगर एक डिजिट रिपीट हो गया, लेट्स से 1, तो 1 कितनी बार आ गया? 3, तो 7 को अरेंज करना था और 3 अलाइक थे, तो ये होता है अरेंजमेंट। अरे यार, अगर 10 चीज़ों को अरेंज करना है जिनमें से 5 एक जैसी हैं, तो इस तरह से अरेंज करते हो ना। तो यहाँ 7 चीज़ें हैं टोटल और जिनमें से 3 एक जैसी हैं, तो 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। अब कौन सी डिजिट रिपीट होगी? इन पाँचों में से ज़रूरी थोड़ी है 1 ही रिपीट हो सकता है 2 रिपीट हो सकता है 3 हो सकता है 5 हो सकता है 7 हो। तो इन 5 में से आपको एक डिजिट चूज़ भी करनी पड़ेगी जो रिपीट होगी। तो सबसे पहले वो डिजिट चूज़ कर ली कि कौन सी डिजिट रिपीट होगी, ठीक है जी। फिर 7 लोग हो गए आपके पास जिनमें से 3 एक जैसे हैं, तो 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। अब क्या हो सकता है कि सर ठीक है 2 डिजिट रिपीट होनी है ना, मतलब यहाँ 2 प्लेसेस बचे हैं, तो हो सकता है एक पे 1 आ जाए, एक पे 2 आ जाए, मतलब 2 अलग-अलग डिजिट रिपीट हो जाएँ। तो कोई भी 2 डिजिट्स क्या हो जाए, रिपीट। लेट्स से मैंने बोला 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर कोई बोलता है 1 और 3 कर लो सर। कोई ऐसा बोल सकता है 1 और 5 कर लो, या फिर 1 और 7 कर लो। ठीक है? तो देखो अगर मैं 1 और 2 कर ले रहा हूँ तो 1 भी 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप कि 1 भी 2 बार आ गया और 2 भी 2 बार आ गया। तो सबसे पहले आपको 5 में से कोई 2 डिजिट्स ऐसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना, कौन-सी रिपीट होगी? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है केवल 1 और 2 ही रिपीट हो सकता है 3 और 5 हो सकता है 5 और 7 रिपीट हो। तो आपको सबसे पहले 2 डिजिट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन-सी 2 डिजिट रिपीट होगी। तो इन 5 में से मैंने कोई 2 डिजिट सेलेक्ट कर ली सबसे पहले। फिर ये टोटल कितने लोग थे? 7 लोग थे और 2 एक जैसे और 2 एक जैसे।
दो एक जैसे टोटल 7 लोग। तो यहाँ 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब कोई किसी को ये तो नहीं लग रहा कि सर इसको ऐसे लिख देते हैं 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। बेटा ये ग्रुपिंग में होता था, हर जगह सेम चीज नहीं होती। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको एक तो अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब या तो ये वाला केस हुआ होगा या ये वाला केस हुआ होगा, तो जहां भी या आता है आप प्लस कर देंगे। तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो समझ आ गया होगा। अब अच्छी चीज क्या थी कि इस कहानी में जीरो इंक्लूड नहीं था। अगर जीरो होता तो हमें दिक्कत होती। तो आ गया होगा आपको समझ। ठीक है जी। कि या तो कोई एक डिजिट रिपीट करेगा, या फिर क्या होगा कि कोई दो अलग अलग डिजिट रिपीट करेंगे, और उनमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा डिजिट रिपीट करेगा। ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला उसने कि 4 लेटर वर्ड बनाना है, विथ और विदाउट मीनिंग। ठीक है जी। हर एक में क्या होगा कि दो तो वोवल होंगे, दो कॉन्सोनेंट होंगे। अब वो किस तरह से बनेंगे, इस वर्ड के लेटर से बनेंगे। तो जहां भी आपको अलाइक ऑब्जेक्ट्स दिखें, कि मतलब जैसे यहाँ पे एन जो है वो 3 बार आ रहा है, तो उनको एक बकेट में बंद कर लीजिए आप इस तरह से, ताकि चीजें एनालाइज करना क्या हो, आसान हो। तो मैंने इसको जब एनालाइज किया तो मैंने देखा एन कितनी बार आ रहा है आपका, 3 बार आ रहा है। इस तरह से मैंने देखा कि लेट से ना ई की बात करूं तो ई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो मैंने इन सभी को क्या लिख दिया कि हर एक एलिमेंट को एनालाइज कर लिया कि कौन सा कितनी बार आ रहा है, और उनको एक बकेट में बंद कर दिया। अब मुझे क्या बनाना है, एक 4 लेटर वर्ड बनाना है। अब 4 लेटर वर्ड की खासियत क्या है कि उसमें दो तो वोवल होने चाहिए, और दो क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट। कि दो तो वोवल हो, दो कॉन्सोनेंट हो। तो ये सारे वोवल्स हो गए, ये सारे मैंने कॉन्सोनेंट को अलग लिख लिया। अब देखिए कि आपको क्या चाहिए, दो वोवल और दो कॉन्सोनेंट। ठीक है जी। अब दो वोवल अगर आपको चाहिए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये दोनों वोवल भी अलग होंगे और ये दोनों कॉन्सोनेंट भी अलग होंगे, क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया है विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर। तो अब क्योंकि दोनों वोवल अलग हैं, तो अगर कोई बंदा बोलता है कि लेट से मैं यहाँ से केवल ये एक बकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से तो फिर दोनों ई आ जाएंगे, बट वो तो हमारा केस होगा नहीं। तो यहाँ जो जितनी भी बकेट है, कितनी बकेट है, 5 बकेट है, तो आपको कोई 2 बकेट ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी, नो मैटर कि इसके अंदर 10 ई पड़े हों। लेट्स से यहाँ 10 ई भी पड़े हों तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आएगा तो एक ही। क्योंकि अगर दो आ गए सेम बकेट से, क्योंकि इस बकेट में तो सेम एलिमेंट है, अगर आपने यहाँ से दो उठा लिए तो वो सारे तो सेम हो जाएंगे, बट उसने बोला अलग अलग है। तो इन 5 में से आप कोई 2 बकेट सेलेक्ट कर लो वोवल के लिए, और कॉन्सोनेंट के लिए भी आप 6 में से 6 बकेट हैं टोटल, तो कितनी सेलेक्ट कर लो, 2 सेलेक्ट कर लो। अब ये 2 वोवल हो गए, 2 कॉन्सोनेंट हो गए। अब अलाइक तो है नहीं, तो 4 चीजें हैं, 4 प्लेसेस हैं, तो इनको अरेंज करना ना भूलें। तो 4 फैक्टोरियल हमने किसके लिए कर दिया, अरेंजमेंट के लिए कर दिया। आ गया होगा समझ बहुत बढ़िया से। ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर। ठीक है जी। तो आपको कोई भी 2 बकेट चूज करनी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता आप बोले कि सर मैं 2 की जगह एक ही बकेट चूज कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स तो 2 हैं। ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है जी। क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा तो फिर लो ये भी हो गया कि यहाँ 2 वोवल हैं, 2 कॉन्सोनेंट है, बट उसने बोला रिपीट नहीं करना है। आ गया होगा समझ। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट पी एन डिनोट द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। तो एन साइड का एक रेगुलर पॉलीगन है, और पी एन क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं वर्टाइसेस को ज्वाइन करके। तो आपके पास एन पॉइंट्स है, बेसिकली कितने पॉइंट्स है, एन, और एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 3। तो पी एन का मतलब क्या है, एन सी थ्री, क्योंकि पी एन वही तो नंबर ऑफ वेज है, तो ये हो गया एन सी थ्री। और n+1 साइड का अगर पॉलीगन होता तो कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं, n+1 C3। उसके बाद उसने ये वाली कंडीशन दी है, तो वैल्यूज पुट कर दी हमने दोनों की, तो ये बन गया। अब इसके बाद या तो ऑप्शंस को आप क्या करें, n की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से निकालें, या फिर इसका बेटर अप्रोच क्या होगा कि मैं इसको इधर ले जाता हूँ। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी बाइनोमियल वाली एक प्रॉपर्टी यूज होगी कि मैंने इसको इधर ले गया। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सोचा, क्या सोचा कि देखो n+1 C3 है, इधर देखो, तो यहाँ NC3 है, और यहाँ कुछ रहा होगा। मेरे को ये वाली प्रॉपर्टी क्लिक करी कि NCR प्लस NCR-1 इक्वल्स टू n+1 CR। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बाइनोमियल में भी यूज होती रहती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऊपर तो दोनों सेम होने चाहिए और नीचे एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ एक बढ़ जाता है, और इन दोनों में से जो बड़ा होता है वो आ जाता है। तो मैंने देखा यहाँ n है और यहाँ n+1 आ रहा है, और ये बड़ा रहा होगा तभी ये आया है, तो इससे एक का डिफरेंस होगा, और ये वाली वैल्यू सेम होगी, तो ये NC2 होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो मतलब आपको बाइनोमियल नहीं आता है। तो बाइनोमियल की प्रॉपर्टी सीखें आप। कौन सी प्रॉपर्टी, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होगी। NCR प्लस NCR-1 इक्वल्स टू n+1 CR।
इसको किस तरह से समझे कि ऊपर n की वैल्यू सेम है और नीचे r में 1 का डिफरेंस है, तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो होता क्या है, ये 1 बढ़ जाता है और इन दोनों में जो बड़ा होता है वो आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैंने बोल दिया 10c3 प्लस 10c2, तो होगा क्या कि ये n की वैल्यू सेम है तो 1 बढ़ जाएगी और इन दोनों में 1 का डिफरेंस है तो जो बड़ा होगा वो आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको क्या समझा दिया, एक एग्जाम्पल भी ले लिया है। तो आ गया होगा आप लोगों को समझ, है ना? तो ये क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ n+1 आ रहा है तो ये n होना चाहिए और ये बड़ा होगा तभी तो एज इट इज आया है इधर, तो इससे एक कम इधर आना चाहिए, तो ये nc2 रहा होगा। समझ गए होंगे? ठीक है जी। तो nc2 की वैल्यू कितनी, 66। अब यहाँ से बाद आप क्या करें, हिट एंड ट्रायल लगाएं तो आपको दिख जाएगा कि n की वैल्यू क्या रही होगी, 12 रही होगी, क्योंकि 12 इंटू 11/2 66 होता है। या फिर आप क्वाड्रेटिक बना लीजिए, अगर हिट एंड ट्रायल नहीं लग रहा है, nc2 को n इंटू n-1/2 इक्वल्स टू 66 करके यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है जी। अब n आ गया तो उसने क्या पूछा है कि सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर, तो आपको n के प्राइम डिवाइजर करने हैं, मतलब 12 के डिवीजर देख लो पहले। तो 12 के कौन-कौन डिविजिबल है, डिवीज़र है, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर आपका 4 हो गया, 6 हो गया, बट प्राइम कौन-कौन से हैं, 2 और 3 ही हैं, बाकी 4 और 6 तो प्राइम है नहीं। तो इनका आपको क्या कर देना है, सम कर देना है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आ गया होगा समझ? आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस, ये r और k इंटीजर्स हैं लेट्स से। यहाँ से दिख रहा होगा r को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर ही पॉजिटिव, मतलब r होल नंबर है और k क्या है आपका, इंटीजर। अब यहाँ से ऐसा कुछ सेट दे रखा है तो इसको अगर मैं थोड़ा-सा सोचूँ तो यहाँ भी एक बायनोमियल की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। कौन-सी यूज़ होगी वो मैं लिख देता हूँ। नहीं लिखी है तो इधर इधर देखो। क्या कि NCR को मैं क्या लिखता हूँ, n/r n-1 CR-1, मतलब मैं 10c3 को एग्ज़ाम्पल देख लो कैसे लिख सकता हूँ, एक-एक बाहर निकाल सकता हूँ एज़ इट इज़, तो 10/3 n/r n/r और एक-एक कम करके लिख सकता हूँ। ठीक है जी? इन दोनों में से एक-एक कम करके लिखा है तो वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखो ये मेरे दिमाग में क्यों चमका कि देखो मेरे को इधर अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगा दूँ, इधर मैं अगर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूँ, तो देखो 36/r+1 एज़ इट इज़ बाहर आ गया। एक-एक कम हो गया दोनों में, तो ये 35 सीआर से 35 सीआर क्या हो गया, कैंसल। तो ये बन गया। अभी 6 से मैंने इसको कैंसल करके 6 बना दिया, तो ये बन गया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। फिर मैं r के टर्म्स में मैंने k को लिख लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है r की रेंज क्या होगी। यहाँ से अगर आप देखें तो r क्या रहा होगा, 0 से लेके 35 तक ही रहा होगा, है ना? ये पढ़ते हैं हम बाइनोमियल में। अरे n से तो छोटा ही रहेगा, तो n की वैल्यू 35 है तो इससे छोटा। मतलब r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेके 35 तक। तो अगर r 0 से 35 जा रहा है, तो अब अगर आप बोले कि सर यहाँ, तो यहाँ भी देख लीजिए r को कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, 0 से लेके 35 तक ही जा सकता है यहाँ भी। तो r 0 से 35 जा रहा है और r जो है वो इसके बराबर है, तो ये वाली क्वांटिटी भी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 35। अब दोनों तरफ 19 ऐड कर दो और फिर 6 से डिवाइड कर लो, तो k स्क्वायर की रेंज यहाँ से यहाँ आएगी। अब साफ-साफ दिख जाएगा कि इस रेंज में केवल 2 स्क्वायर आते हैं, तो k स्क्वायर या तो 4 हो जाए या 9 हो जाए। इक्वलिटी है तो 9 भी हो सकता है। तो k की वैल्यू या तो +-2 हो जाएगी या k की वैल्यू +-3 हो जाएगी। समझ गए होंगे? ठीक है जी। तो या तो k की वैल्यू +-2 हो जाएगी या k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-3 हो जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ इसमें आप पुट कर लीजिए और यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इस सेट में पता चल जाएँगे। इन ऑप्शन से आप वो मैच कर सकते हैं। ठीक है जी? तो ये वाला पार्ट आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ईज़ी सा क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर है और 10 अलग-अलग फ्लोर और हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के अलावा 10 अलग फ्लोर और हैं। अब क्या हुआ कि 9 लोग जो थे वो ग्राउंड फ्लोर पे आए। अब जो लिफ्ट है वो 10th फ्लोर तक जाएगी, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होगी और ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट से लेके 10th फ्लोर तक है। जैसे कि ये ग्राउंड फ्लोर हो गया और बाकी बचे हुए यहाँ से यहाँ तक कितने फ्लोर हैं, 10 फ्लोर हैं। अब जो 9 लोग थे वो ग्राउंड फ्लोर पे आए, एंटर किए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच एनी 4 पर्सन्स एग्जिट एट ए फ्लोर, मतलब कि 4 लोगों ने किसी एक फ्लोर पे एग्जिट किया। अब टोटल 9 थे, 4 एक जगह एग्जिट किए, रिमेनिंग 5 बच गए, ठीक है? 9, 4, 5 इस तरह से। अब ये जो 5 पर्सन है, इन्होंने किसी दूसरे फ्लोर पे एग्जिट किया। मतलब 4 ने एक फ्लोर पे एग्जिट किया होगा, 5 वाले जो होंगे, ये 4 का ग्रुप, 5 का ग्रुप, तो जो 4 लोग थे, इन्होंने लेट्स से 3rd फ्लोर पे एग्जिट किया। तो ये 3rd फ्लोर पे एग्जिट नहीं करेंगे 5 वाले, ये किस पे करेंगे, लेट्स से 4th पे, और ये जो 3 वाले थे इन्होंने 3rd फ्लोर पे कर लिया। और जो लिफ्ट है, वो पहले और दूसरे फ्लोर पे नहीं रुकेगी। अब एक बात सोचो कि कोई चूतिया ही होगा जो ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट में चढ़ा होगा और ग्राउंड फ्लोर पे ही उतर गया होगा।
अरे यार ऊपर नहीं जाना है तो लिफ्ट में चढ़ेगा क्यों? तो उसके पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं उतरने के लिए? उतरने के लिए उसके पास 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट और सेकंड पे लिफ्ट रुकेगी नहीं। कॉलेज में पता ही है आपको, अगर कॉलेज में आप अगर पढ़े हैं तो आप मतलब पढ़ेंगे आप कॉलेज में, तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो कॉलेज वाले लोग हैं, वो बहुत गाली देते हैं इन लोगों को जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लिए लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली यार जिनको यहाँ उतरना है उनके लिए मतलब कितनी दिक्कत वाली बात है ये तो। ये सीन आप फेस करेंगे डेफ़िनेटली कॉलेज में। तो यहाँ जो रुकता है और लिफ्ट यूज़ करता है उसको बहुत गाली पड़ती है। तो ये इन दोनों पे तो लिफ्ट रुकेगी नहीं, तो केवल ये वाले फ्लोर्स बचे लिफ्ट के लिए। कौन से फ्लोर? ये। तो 10 से लेके 3 तक कितने ऑप्शंस हो गए? 8 ऑप्शंस हो गए। अब इन 8 में से कोई 2 जगह लिफ्ट रुकेगी, क्योंकि उसने बोला है कि 5 एक जगह रुकेंगे और 4 एक जगह रुकेंगे। तो 2 जगह लिफ्ट रुकेगी और दोनों अलग-अलग होंगे। तो 8 में से 2 अलग-अलग चूज़ करने के तरीके कितने? 8 सी 2 और 4 पर्सन एक जगह रुकेंगे, तो चूज़ कर लो 9 में से 4 कौन से होंगे? लेट्स से मैंने बोला कि जो 4 पर्सन है वो 3rd फ्लोर पे उतर रहे हैं, ठीक है? और जो 5 पर्सन है वो 4th फ्लोर पे उतर रहे हैं। तो मेरे को एक तो ये चूज़ करना पड़ा कि कौन से फ्लोर पे उतरें, तो 8 से 2 तो मैंने फ्लोर को चूज़ कर लिया, 8 फ्लोर में से 2 ऑप्शन। अब जो 9 में से 4 लोग सेलेक्ट कर लिए तो रिमेनिंग 5 अपने आप सेलेक्ट हो गए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 लोग जो थे वो 3rd फ्लोर पे उतरे और जो 5 लोगों का ग्रुप था वो 7th फ्लोर पे उतरा। तो इन दोनों का स्वैप भी तो हो सकता है आपस में। वो 4 लोग वाला 3rd पे उतरा, 5 वाला ग्रुप जो था वो 7 पे उतरा। तो हो सकता है 4th फ्लोर वाला 7 पे उतरे और जो 5 वाला है वो 3 पे उतरे, मतलब ये आप आपस में दोनों क्या कर सकते हैं, स्वैप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ ये 2 फैक्टोरियल किस लिए लगाया गया है कि अगर स्वैप करें तो क्या चीज़ रही होगी। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है जी।